सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही अच्छा सिंपल सा चैप्टर है। थ्योरी है, कंसेप्ट ज़्यादा कुछ है नहीं। आज उसी सीरीज के अंदर हम एक और लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक और डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के वे की। कौन सा है वो? पहले तो ये देखो पुराने वाले कौन से पढ़े। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द इंडियन रेलवेज, मतलब रेलवेज जो ट्रांसपोर्टेशन का वे था उसको वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू वन, दैट इज वाटरवेज। पानी के रास्ते कोई चीज ट्रांसपोर्ट जब की जाए तो हमारे यहां पर किस किस टाइप के कौन कौन से वाटरवेज हैं जिसको यूज किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में। सो वाटरवेज, पानी के रास्ते कोई चीज ट्रांसपोर्ट करना। अब क्या है, कितने पॉइंट्स हैं? ऑफ कोर्स पहली चीज तो ये याद रखना, या तो ये वाटरवे जो हम यूज कर रहे हैं या तो रिवर्स के थ्रू होगा या सी के थ्रू होगा। मेजरली हम यहां जो डिस्कस करेंगे वो सी रूट्स हैं, ठीक है। सी रूट के थ्रू हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को और जो भी पर्सन है, पैसेंजर्स हैं उनको, ठीक है। तो शैल वी स्टार्ट? ओके, सो लेट्स सी। यहां पर सबसे पहली चीज बहुत ही सिंपल सा एक इंट्रो है कि आप ये तो जान गए कि वाटरवे क्या होता है, बट लेट्स हैव देयर इंट्रो एंड इंपॉर्टेंस। सबसे पहले वाटरवेज जितने भी हैं सबसे ज्यादा चीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सबसे ज्यादा अगर पुराने किसी ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो वो वाटरवे है। अभी हम 9th क्लास के कुछ लेक्चर्स डाल रहे हैं पैरेलल, तो उसमें मैंने अभी चैप्टर पढ़ा है क्लाइमेट, उसमें मैंने बताया मॉनसून वर्ड भी हमने तो कहां से लिया है, जो सेलर्स थे जो यहां सेल करके आते थे उनसे लिया है। इसका मतलब कैसे आए वो? पानी के रास्ते आए। पानी क्या, किस पे बैठ के आए होंगे? शिप पर बैठ के आए होंगे। तो और ये भी सुना होगा वास्को डिगामा इंडिया आया था। तो ये सारे जो वेज हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह अप्रोच करना होता है, लॉन्ग रूट होता है, तो जिस टाइम पर हवाई जहाज का ज़्यादा प्रचलन नहीं था तो उस टाइम पर वाटरवेज ही था जो यूज़ किया जाता था। रेलवेज भी इनलैंड ही पॉसिबल होता है, पानी के रास्ते ही आप किसी दूसरे नेशन में अप्रोच कर सकते हो। सारे नेशंस को आप रेल के थ्रू अप्रोच नहीं कर सकते हो, और अगर खुद की साइकिल से जाने लगे तो सालों लग जाएंगे। तो यहां पर वही चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट कह सकते हैं, चीपेस्ट कह सकते हैं। चीपेस्ट वाला वो वाला चीप नहीं है, सस्ता वाला है चीप। ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना, सबसे सस्ता, काफी ज्यादा चीप पड़ता है, काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है वाटरवेज, ठीक है। तो क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? लेट्स हैव अ लुक। द फर्स्ट इंपॉर्टेंस वी हैव सीन हियर इज इट्स अ मोस्ट सुटेबल फॉर द कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। सबसे ज्यादा सूटेबल है ये जब आप कैरी करें एक बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा हैवी, बल्कि मतलब बहुत बल्क में, एक साथ कई मात्रा में। तो सबसे ज़्यादा हैवी गुड्स कोई हो या बल्कि गुड्स हो, उसको कैरी करने में सबसे सूटेबल है। हवाई जहाज में भी आप लेके जा सकते हैं, नहीं बल्क में नहीं लेके जा सकते। हैवी ज़्यादा है तो उसके लिए आपको अलग से एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे, जैसे हरक्यूलिस। तो हरक्यूलिस लेके जाओगे तब तक तो मतलब कितना तो आपका एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये सबसे सही है। शिप से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, एक बल्कि गुड्स जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड सुटेबल फॉर अस। तो पहला क्या इंपॉर्टेंस हुआ कि इट इज सो सुटेबल क्योंकि आप हैवी से हैवी और बल्कि से बल्कि गुड्स को लेके जा सकते हैं वन प्लेस टू अनदर। दूसरा, इट्स फ्यूल एफिशिएंट, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फ्यूल एफिशिएंट, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप एयरक्राफ्ट्स को उड़ाते हैं या फिर आप पेट्रोलियम या फिर रेलवेज, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल आपका लगता है। जबकि अगर हम बात करें शिप्स की, तो शिप्स के अंदर कई सारे आज के ऐसे शिप्स हैं जो कि खुद से ही एनर्जी को बनाते हैं, जनरेट करते हैं, फिर उसको खुद से रीयूज कर लेते हैं। टाइडल एनर्जी वाला होता है ना, तो कहीं ना कहीं इस तरह की आजकल टेक्नोलॉजीज भी आपको दिख रही है। इवन आप इंजन बंद कर देंगे तो लहरों के साथ भी ऑटोमेटिकली मूव करता रहता है टुवर्ड्स जहां पर भी डेस्टिनेशन जो इसका है। तो फ्यूल एफिशिएंट भी है, और अगर फ्यूल लगता भी है तो कंपैरेटिवली कम लगता है। जितना अगर हम रेशो की बात करें, अगर रेशो वाइज देखें तो ऐसे तो बहुत बड़ा जहाज है तो ऑब्वियसली फ्यूल ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर रेशो निकालते हो आप तो रेशो के हिसाब से बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होता है। इवन इससे ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता। जबकि आप दूसरे किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे तो यू विल फाइंड कि उनसे ज्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो दोनों मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे तुम्हें। सो लेट्स हैव अ थर्ड वन, द एलिमेंट ऑफ वियर एंड टीयर इज रियली लेस। इसको अगर शॉर्ट में ऐसे समझना चाहें, वियर एंड टीयर का मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि जब आप कोई चीज लोड करते हो इस पे और प्रोसीड करते हो उसको दूसरे डेस्टिनेशन तक, तो जो नुकसान होता है ना, वो नुकसान काफी कम होता है।
जबकि दूसरे अगर आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखोगे तो उसमें नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है कई चीज़ों के हिसाब से। तो वियर एंड टीयर वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत कम है, बहुत कम नुकसान होता है, ज़्यादा नुकसान होता नहीं है, मतलब टूट फूट बहुत कम होती है, सिंपल शब्दों में ऐसे समझ लो। तो टूट फूट बहुत कम होती है, साथ ही लगभग 95% से ज़्यादा ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम इज मूव्ड बाय द सीज, कि हमारे कंट्री में जो भी इंपोर्ट हो रहा है, जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, दैट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द सी रूट्स। जो भी सी रूट है मैक्सिमम हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है, मैक्सिमम जितने भी पोर्ट्स हैं हमारे यहाँ उन सभी पे सामान आता है बाहर से, और फिर उस सामान को पूरे इंडिया के अंदर मतलब शिप कर दिया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर लगभग हमारी कंट्री के अंदर आने वाला मैक्सिमम जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो भी गुड्स हैं वो 95% से भी ज़्यादा किसके थ्रू आते हैं, थ्रू द सी रूट्स। गॉट इट। आगे देखिए, विद द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वाटरवेज इट हैज़ बिकम मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द नेचुरल ट्रेड। देखिए पहली चीज तो यहां दो टर्म समझने जरूरी है। नेचुरल ट्रेड मतलब इसके अंदर दो कंसेप्ट हैं। पहली चीज आप इसको नेचुरल ट्रेड ऐसे कह सकते हो कि आप नेचर को यूज करते हुए आप ट्रेड पर्पस यूज कर रहे हो। जैसे रेलवेज क्या है, आर्टिफिशियल है, आपने बनाया, ह्यूमन मेड है। बसेज हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, ये सारी चीजें। बट नेचुरल मतलब नेचर को यूज करते हुए आप ट्रेड पर्पस अपना पूरा करो। तो इसमें क्या किया गया है, नेशनल वाटरवेज बनाए गए हैं, कुछ ऐसे इनलैंड रिवर्स वगैरह को यूज करते हुए, इनलैंड जो वाटरवे है उसको यूज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूट्स तय किए, जिन रूट्स को यूज करते हुए आप आसानी से अपने ट्रेड पर्पस को पूरा कर सकते हो। तो यहां पर बताया गया विद द डेवलपमेंट ऑफ एनडब्ल्यू, इसको आगे चल के मैं एनडब्ल्यू कहूंगा, ये याद रखना। एनडब्ल्यू आपको पढ़ने को भी एनडब्ल्यू ही मिलेगा। तो आगे चल करके ये डेवलप किया गया एनडब्ल्यू, जिसके अंदर मेजरली ये सोर्स रहा किसका, ट्रांसपोर्टेशन का। किसके थ्रू, नेचुरल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेड के पर्पस से। बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सी रूट तय किए, सी रूट नहीं, इनलैंड जो रूट्स हैं वो तय किए कि इसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग स्टेट्स में, और उसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे आसानी से। देखो सी रूट तो आप जानते ही हो, बहुत सारे सी रूट्स हैं जिसके थ्रू अलग अलग कंट्रीज आपस में कनेक्ट होती है। बट हमारे यहाँ का जो ट्रेड पर्पस है उसको कैसे पूरा करेंगे। सोचिए, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भी पहुंचना चाह रहे हैं, हालांकि ट्रेन वगैरह अवेलेबल है, फ्लाइट्स अवेलेबल है, बट दैट इज नॉट द चीपेस्ट वे। अगर हम पानी को यूज कर सकते हैं, उसके फ्लो को हम यूज कर पाएं, तो काफी ज्यादा चीपेस्ट होगा, और इवन उसका बेनिफिट कंपनीज को भी मिलेगा और कंज्यूमर्स को भी मिलेगा। तो ऐसे में डेवलप किया गया एनडब्ल्यू, और इसके तहत जो नेचुरल ट्रेड है उसको भी कंप्लीट किया गया। क्या था ये, कितने इसके पॉइंट हैं, कितने किस हिसाब से इसको देखा जा सकता है। तो वी हैव द फोटोग्राफ मैप वी कैन से, और इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले तो यहां समझना, मेजर 5 सी रूट हैं, सी रूट नहीं वाटरवेज हैं, 5 वाटरवेज हैं जिसको रिकॉग्नाइज हमने किया है, ठीक है। इसके बाद में, हालांकि आपको यहां मैप में 6 दिख रहे होंगे, आप फोकस करो 5 पे जो मैं कह रहा हूं। पहली चीज, पहला वाटरवे है गंगा रिवर पे, इसको अंडरलाइन कर लेना। NW1 कौन सा है, गंगा रिवर पे। वैसे तो टोटल अगर मैं निकालूं तो सी रूट हमारे लिए 111 है, 111 है, मतलब लगभग 111 वाटरवेज है हमारे पास में। लेकिन मैंने नेशनल वाटरवे कहा है, तो वी हैव 5 नेशनल वाटरवेज। अब इसमें सबसे पहला है गंगा रिवर पे, तो गंगा रिवर पे है, इसका मतलब गंगा रिवर के थ्रू जो अप्रोच कर रहा है। दूसरा वाटरवे है आपके ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ठीक है, जहां पर ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसको कनेक्ट कर रहा है। तीसरा वाटरवे है आपके केरला के अंदर, केरला बैक रिवर जो वाटर है उसके ऊपर, तो केरला के ऊपर। अब ये जो केरला वाला हो गया वाटरवे, इसको देख लेना नंबर 3 पे। चौथा वाटरवे है आपके गोदावरी रिवर पे और कृष्णा रिवर पे, ठीक है। चौथा कौन सा है, गोदावरी और कृष्णा रिवर पे। पांचवा कौन सा हो गया, ब्राह्मणी रिवर पे, ठीक है। इसके अलावा मताई, महानंदी, और मतलब महानंदी ब्राह्मणी रिवर जो है उसके ऊपर। ऐसे समझें कि ये स्पेसिफिकली ब्राह्मणी रिवर पर है और महानंदी रिवर पर है। इसको देखेंगे तो यहां पर आपको पता चल जाएगा ये वाला, ठीक है। अच्छा, 5 वाटरवे आप जान चुके हो, समझ चुके हो। इसकी टोटल अगर अपन लेंथ की बात करते हैं तो टोटल लेंथ लगभग 4500 किलोमीटर है। अगर मैं इसको यहां पर अभी डिटेल में समझाऊंगा एक एक करके सारे रिवर्स को, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे लगभग 4500 किलोमीटर। और इसके अलावा लगभग 15 स्टेट्स हैड द बेनिफिट ऑफ दीज वाटरवे। इनका लगभग इस तरह से इनको बेनिफिट मिलता है। इसका डिस्क्रिप्शन एक बार देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट वाटरवे की,
जो कि आपको मैप में दिख रहा होगा। फर्स्ट वाटरवे देखो गंगा रिवर के ऊपर देखिए इलाहाबाद और हल्दिया, इलाहाबाद और हल्दिया मैं मार्क कर रहा हूं, इसको एक बार अच्छे से समझना। इलाहाबाद गंगा रिवर पे ये आपके वेस्ट बंगाल और ये आ गया आपका हल्दिया। यहां से यहां तक वाटरवे जो हम यूज कर रहे हैं दिस इज फर्स्ट वन। इसकी टोटल लेंथ लगभग 1620। एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टेट का नाम दे दिया जाए और कहा जाए कि ये रिवर है, आप बताइए कौन सी, मतलब इसमें कौन सा वाटरवे हम यूज कर रहे हैं। तो आपको पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा वाटरवे कौन सी रिवर पे है। अगर आप ये चीज जान जाएंगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप आंसर भी दे पाएंगे, क्योंकि रिवर्स के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा है अच्छे से और आप जानते हैं कि कौन सी रिवर कहां पे फ्लो करती है। ड्रेनेज वाले चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट में है 9th क्लास की, ठीक है। तो यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि इसने कहा कि जो पहला वाटरवे है वो गंगा रिवर के ऊपर है, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक वेस्ट बंगाल तक की क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। चलिए आगे देखें, सेकंड वाटरवे की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर एक बार मार्क करके देखें, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर, आ जाइए भैया। सादिया से अगर अपन चलते हैं आगे की तरफ दुबरी तक, तो सादिया से दुबरी, आप इसको ऐसे याद करो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर, मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर कौन कौन से स्टेट से मूव कर रही है और कहां कहां तक इसको बेनिफिट मिलेगा, इसका किस किस के बीच में है ये देख लीजिए। तो एनएच नहीं, एनडब्ल्यू नंबर 2 जो है उसकी टोटल लेंथ 891 किलोमीटर्स है एंड दैट एक्चुअली प्रोसीड टुवर्ड्स द अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम के अंदर एंट्री करी और कहां तक पहुंच गए आप, आसाम के एंड तक, अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश शुरुआत हो गई वहां तक, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए NW3 की बात करते हैं। NW3 केरला की है। केरला के जो वेस्ट कोस्ट एरिया है, मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसके बीच में काम करता है कौन, यहां पे काम करता है नंबर 3, ठीक है। अब इसके अंदर कई सारे नाम दे रखे हैं इसका टोटल, और ये स्पेसिफिकली किसी रिवर पे नहीं है, कैनल्स बनाई गई है, तो इसकी टोटल लेंथ है 205 किलोमीटर्स। NW4 की बात करते हैं तो ये गोदावरी और कृष्णा रिवर पे है, ये याद रखें, क्वेश्चन कई बार बनता है कि एनटीएससी में तो स्पेशली पूछा जाता है कि आपको याद रखना है कि NW4 है कौन कौन सी रिवर पर है, NW1 किस रिवर को डिनोट करता है, NW5 किसके लिए है। तो याद रखिए आप कि गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, पहली चीज तो गोदावरी एंड कृष्णा रिवर कहाँ है ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसने फिर क्या किया, गोदावरी और कृष्णा रिवर के साथ में इसने कैसे ये रूट तय किया। पहले तो वाटरवे तुम अच्छे से जान जाओ कि ये जो वाटरवेज हैं ये कैसे हमें बेनिफिट दे रहे हैं। तो भैया देखो, पानी के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, ट्रेड अपना पर्पस पूरा कर रहे हैं। अब इसमें आप यूज कर सकते हो, अब इससे कई सारे कैनल्स या ट्रिब्यूटरीज निकल जाएंगे, वहां तक आप पहुंचा पाओगे। सोचो कितना आसान है, इसके फ्लो के हिसाब से हम क्या कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे, जहां जहां पर ये फ्लो कर रही है वहां वहां पर हम ट्रेड कर पाएंगे। तो NH4 जो है, NH बार बार याद आता है, NW4 जो है वो गोदावरी एंड कृष्णा रिवर पर है और इसके हिसाब से लगभग 1078 किलोमीटर्स का ये अप्रोच पूरा करती है पुदुचेरी तक। तो पुदुचेरी तक लगभग ये 1078 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच है अपना वो पूरा करती है। आगे आ जाइए, NW5 पर आप इसको महानदी और ब्राह्मणी जो रिवर है, ब्राह्मणी रिवर एंड महानदी जो रिवर है उस तक आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। इसको देखेंगे NW5, इसमें लगभग इसकी जो टोटल लेंथ है 588 है और जहां जहां पर इनकी ट्रिब्यूटरीज जाती है, जहां जहां पे महानदी जाती है, वहां वहां पर ये जो रिवर है वो अप्रोच करती है, ठीक है, महानदी और आपकी ब्राह्मणी रिवर। इसके अलावा ईस्टर्न कोस्टल जो कैनल्स हैं, मतलब वही चीज कि जितनी कैनल्स बनाई जाएगी उससे और अप्रोच किया जा सकता है आगे। देखो पॉसिबल होता है, कैनल्स बना करके भी आप वर्क कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पे एक इंदिरा गांधी कैनल आती है, ये जो इंदिरा गांधी कैनल है इसको भी यूज किया जाता है फॉर मैनी पर्पसेस, लाइक आर्टिफिशियल है, खुद की कोई रिवर नहीं है। अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के इस हिस्से के अंदर पॉसिबिलिटीज काफी कम है कि ये खुद से कुछ ग्रो कर ले। देखो यहां वाला जो मैंने मार्क किया है, यहां से आपने एंट्री करवाई और यहां तक आप क्या करते हो, वाटर पर्पस जो होते हैं उसको अचीव करते हो, इरिगेशन के लिए हुआ, पोर्टेबल के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, ऑल सच थिंग्स यू अचीव। तो
कैनल्स इज ऑल्सो हैव देयर इंपॉर्टेंस, कि जिसके थ्रू आप ट्रेड भी कर सकते हो, इवन अपनी जो भी अप्रोचेस हैं ट्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रिंकेबल, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल सच थिंग्स। तो यहां पर भी यही किया गया, जो ईस्ट कोस्ट कैनल्स हैं उन सबको अगर मिला दिया जाए, ब्राह्मणी रिवर को, महानदी रिवर को मिला दिया जाए, तो लगभग 588 किलोमीटर्स का एक लंबा डिस्टेंस हम कवर अप करते हैं और उसके थ्रू हम हमारे ट्रेड पर्पसेस को पूरा करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजर सी पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होता है? पोर्ट्स वो बेटा प्लेस है जहां पे जो शिप वगैरह होते हैं वो एक तरीके से आके खड़े होते हैं, जो भी सामान वो अपने साथ कैरी कर रहे हैं उसको लोड और अनलोड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम देखें इंडिया के अंदर, तो इंडिया की कॉस्ट लाइन तो लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है। इंडिया की जो कॉस्ट लाइन है दैट इज 7,500 किलोमीटर लॉन्ग। इसके अंदर लगभग 12 मेजर पोर्ट्स हैं, और अगर हम छोटे मोटे पोर्ट्स को भी मिला दें, मीडियम और माइनर पोर्ट्स को भी मिला दें, तो 186 पोर्ट्स हैं। 1000 नहीं, 186 पोर्ट्स। जस्ट रिमेंबर इट कि 7,516 किलोमीटर लंबा एक हमारा कॉस्ट लाइन है। ये आपने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा। और उसके अंदर हम बात करें 12 तो बड़े पोर्ट्स, जिसको आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, और लगभग 186 माइनर एंड मीडियम पोर्ट्स हैं। अब ऐसे में हमने क्या किया, हमने इसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। जो पहला ब्रांच है वो ब्रांच तो है हमारा वेस्ट वाला पार्ट, और दूसरा वाला है ईस्ट वाला पार्ट। तो हमने इसको वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड में डिवाइड किया, जिसको वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट लाइंस हमने कहा। अब इस पे कौन कौन से पोर्ट्स अवेलेबल हैं, कैसे इनका इंपॉर्टेंस है, क्या ये किस हिसाब से काम में आते हैं, लेट्स सी। इसमें सबसे पहले आता है, सबसे पहले नंबर का जो पोर्ट आता है दैट इज कंदिया। कंदिया कहां पड़ता है बेटा? गुजरात डिस्ट्रिक्ट में, कच्छ वाला जो रीजन है उसके अंदर। ठीक है, तो कंदिया जो पोर्ट है वो गुजरात के अंदर पड़ता है। ये हमारा पहला वो पोर्ट था जो डेवलप किया गया इंडिपेंडेंस के बाद में। इट वॉज अ फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस टू एज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द बॉम्बे पोर्ट। के बॉम्बे पोर्ट पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होता था, तो उस चीज को थोड़ा सा इजी करने के लिए, थोड़ा सा उस चीज को सपोर्ट करने के लिए गुजरात के कच्छ जो रीजन है उसके अंदर एक पोर्ट डेवलप किया गया, नाम था कंदिया। अब ऐसे में हुआ क्या, इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट, डिवीजन हुआ। हमारे यहां डिवीजन होने के बाद पाकिस्तान अलग हो गया, तो पाकिस्तान का जो कराची का पोर्ट था वो अब हमारे काम में नहीं आ सकता। तो वो जो लॉस हुआ था उसकी भरपाई करने के लिए हमने इस पोर्ट का डेवलपमेंट किया। जो कंदिया पोर्ट है ये एक तरीके का टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट क्या होता है? बड़ा ही सिंपल है कि जहां पे टाइड्स वगैरह आती हैं, मतलब ये जो पोर्ट बनाया हुआ है, जैसे इमेजिन कीजिए पोर्ट बनाया हुआ है। अब पोर्ट क्या होता है, जैसे ये जगह है, यहां पे शिप क्या होता है, अंदर एंट्री कर जाता है। ठीक है, और इसके अंदर फिर क्या होता है, दोनों तरफ से, जैसे देखो एक बार बना के दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो भाई, ये यहां पर एक पोर्ट के लिए यहां जगह है, और ये जो शिप है, ये जो शिप है ये यहां ऐसे एंट्री कर जाता है अंदर। ठीक है, यहां आ गया। अब इससे क्या होता है, यहाँ क्रेन लगी हुई होती है, तो इससे ये क्रेन से सामान यहां उतार दिया जाता है दोनों तरफ। टाइडल का मतलब होगा कि जो पानी जैसे जैसे वाटर लेवल इसका बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी हाइट बढ़ेगी, वैसे वैसे और आगे तक अप्रोच कर पाएगा। ये टाइडल पोर्ट्स इसलिए कहा गया कि इसको, ये मतलब एक ऐसा पोर्ट होगा जहां पे टाइड्स जब आती हैं, ज्वार भाटा जिसको कहते हैं, जब वो ज्वार भाटा आता है, जब टाइड्स यहां आती हैं तो अपने साथ में पानी लेकर आती हैं। जैसे समुद्र का पानी बढ़ता है तो इसका भी लेवल बढ़ जाता है। इस तरह का ये पोर्ट है। ठीक है, टाइडल पोर्ट है ये। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये आसानी से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है उसको हैंडल कर सकता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैंडल कर सकता है उन जगहों से जहां से जो ग्रेनरीज हैं, लाइक जहां से खाने का सामान ज्यादा प्रोड्यूस होता है या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो बनते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो इजीली उनके साथ ये डील कर सकता है। अब कहां कहां डील कर सकता है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, दोबारा समझे। इट कैटर्स द कन्वर्जेंट हैंडलिंग्स ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ हाईली प्रोडक्टिव ग्रैनरीज एंड द इंडस्ट्रियल बेल्ट स्ट्रेचिंग अक्रॉस द स्टेट ऑफ J&K, HP, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। गॉट इट? इसने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि जब जरूरत होती है तो इन स्टेट्स के अंदर जो भी चीजें हायर जो प्रोडक्टिविटीज हैं, वो जो प्रोड्यूस की जा रही हैं, उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर मूव करवाना है तो वी कैन इजीली डू विथ दिस एक्चुअली
टाइडल पोर्ट। इस टाइडल पोर्ट के थ्रू हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। गजब का पोर्ट है, गजब की इंपॉर्टेंस है। देखिए बॉम्बे का पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे स्पेशल पोर्ट है क्योंकि बहुत टाइम से यूज हो रहा है। इसके अलावा सबसे ज्यादा नेचुरल और वेल शेल्टर्ड हार्बर। वेल शेल्टर्ड मतलब यहां पर कोई भी अगर शिप वगैरह आती है तो इट हैज द स्पेस के उससे भी जो भी माल अनलोड होगा उसको आसानी से आप अप्रोच करवा सकते हो। शेल्टर मतलब रूफ्स है, वहां पे सेफली आप इसको डील कर सकते हो सामान के साथ। बहुत बड़ा पोर्ट है, बहुत ही स्पेसिफिकली नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड है, तो काफ़ी अच्छा है और इवन काफ़ी पुराना भी है। और तुम जानते हो अंग्रेज़ों के टाइम ड्यूरेशन से ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी आता है ये पोर्ट। ठीक है, इतना इसको पढ़ना ज़्यादा। और बॉम्बे के बारे में तो पता है, महाराष्ट्र, मुंबई। नेक्स्ट पोर्ट की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको आप नेहरू सेवा भी कहते हो। इट वॉज प्लान्ड विथ द व्यू ऑफ डिकॉन्ग्रेस्ट मुंबई पोर्ट एंड द सर्व एज अ हब पोर्ट फॉर दिस रीजन। इसको याद रखना थोड़ा सा कि इसका मेजरली इसको बनाने का जो मेन पर्पस था कि वो बॉम्बे के ऊपर जो लोड है, सेम वही चीज जैसे अपन ने अभी ऊपर एक पोर्ट पढ़ा, तो उसका भी मेन इंपॉर्टेंस यही है कि इस पोर्ट पर ही अब सारे के सारे वेस्ट साइड वाले पोर्ट है ना, तो ऑल दे आर डिपेंडेंट ओवर द बॉम्बे। अब बॉम्बे के ऊपर काफी लोड आ गया, इस कारण से नए नए पोर्ट्स बनाए गए। इसको याद रखना, नेहरू शेवा की जगह इसको कई बार नेहवा शहवा भी कहा जाता है। शहवा, ठीक है, शहवा नहीं शहवा, नेहवा शहवा, ठीक है, नेहरू की जगह नेहवा शहवा भी कहा जाता है। तो वही सेम चीज कि बॉम्बे पोर्ट के ऊपर जो लोड है उस लोड को कम करने के लिए, डिकॉन्गेस्ट करने के लिए इस चीज को, इस पोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्ट की बात करें। नेक्स्ट पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा समझ लेना ना। इसको कई जगह पर मोर मुगाओ भी कहा जाता है, मोर मुगाओ। ठीक है, स्पेलिंग में भी आ जाएगा MOR। ठीक है, कई जगह पर MUR भी दिख जाएगा, मोर मुगाओ। ठीक है, तो मोर मुगाओ पोर्ट ये कहां है बेटा, नाम से पता चल रहा है, गोवा का कुछ पोर्तुगल नेम है। तो मोर मुगाओ जो पोर्ट है एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। प्रीमियम क्योंकि आयरन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है सबसे ज्यादा कंट्री में इसी पोर्ट के थ्रू। द पोर्ट हैज द अकाउंट्स ऑफ अबाउट 50% ऑफ द आयरन, इंडियाज आयरन और एक्सपोर्ट। जो भारत से आयरन और एक्सपोर्ट होता है वो गोवा के पोर्ट से ही होता है, मोरमुगाओ पोर्ट से। ठीक है, याद रखें, याद रहेगा मेरे हिसाब से तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट है न्यू मैंगलोर। तो न्यू मैंगलोर कहां है, कर्नाटका स्टेट के अंदर है और इसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है किस चीज का, आयरन ऑर का। जो भी आयरन ऑर कंसंट्रेट है फ्रॉम द कुद्रेमुख माइंस में, कर्नाटका कुद्रेमुख माइंस में जो भी आयरन और एक्सट्रैक्ट होता है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए इसी पोर्ट का, मैंगलोर पोर्ट का यूज किया जाता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट ही बोलना है इसको आप। ठीक है, तो इस पोर्ट का यूज किया जाता है, कर्नाटका से रिलेटेड है। नेक्स्ट कोची, बहुत इंपॉर्टेंट। कोची की अगर अपन बात करें तो दिस इज साउथ वेस्ट, एक्सट्रीमली साउथ वेस्ट पोर्ट, मतलब बिल्कुल आप नीचे जाएंगे, मैं आपको मैप दिखाऊंगा तो उसमें पता चल जाएगा आपको। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगून विद अ नेचुरल हार्बर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे, ये वाला पॉइंट आप याद रखना कि जो हमारे यहाँ का ये जो पोर्ट है, कोची वाला पोर्ट है, हमारे इंडिया के साउथ वेस्टर्न पोर्ट्स में काउंट होता है और एक्सट्रीमली मतलब सबसे नीचे है। और ये काइंड ऑफ लगून है, पहले तो लगून समझना जरूरी है तुम्हारा। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं लगून को, तो वैसे तुम जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा एक बार समझो। देखो ये हिस्सा है, मान लेते हैं ये इंडिया का हिस्सा है, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया मान लिया अपन ने। अब इसमें वाटर बॉडी आ गई, अब इसमें क्या आ गया, वाटर बॉडी। तो यहां तो वाटर बॉडी है ही, ऑफ कोर्स यहां वाटर बॉडी है, और ऐसे में ये वाटर बॉडी यहां भी एग्जिस्ट कर जाए, ये वाला, तो ये जो हिस्सा होगा ना ये लगून कहलाएगा। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होगा दैट वुड बी कंसीडर एज लगून। ये वाला कि क्या हुआ, छोटी सी एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद में एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया। इसके आगे जो हिस्सा बनेगा, इसके आगे जो लैंड एरिया होगा दैट वुड बी कंसीडर अगेन वो जो लैंड एरिया, तो ये लगून पोर्ट है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर एक नेचुरल हार्बर है अपने आप। देखो ये जगह बन गई ना, इतनी जगह क्रिएट हो गई अपने आप से, इतनी जगह अपने आप से यहां बन गई।
इस पोर्ट के लिए। अब कहीं भी आप शिप को क्या कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक लगून पोर्ट है, इसको लगून पोर्ट भी बोल सकते हो आप। तो मेरे हिसाब से इन 6 की 6 में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लें क्या? चलिए देखिए, सबसे पहली बात, पहला पोर्ट डेवलप किया गया पहली बार, 1 मार्क क्वेश्चन एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडिपेंडेंस के बाद में कौन सा पोर्ट है जिसको डेवलप किया गया, तो दैट वाज कंदिया। इसके बाद में कहां पर है, कहां पर एग्जिस्ट करता है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्यों बनाया गया, कि क्योंकि मुंबई के ऊपर काफी ज्यादा लोड आ रहा था, तो उस लोड को कम करने के लिए यह पोर्ट बनाया गया, ठीक है। आगे चल के दूसरे पोर्ट की बात करें तो मुंबई पोर्ट, तुम जानते हो इसके बारे में, बॉम्बे में है। जेएलएन पोर्ट बोल दो, या फिर इसको मैंने आपको कहा नेहवा शेहवा पोर्ट, ठीक है। नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, नेहरू शेवा पोर्ट भी कहते हैं। ये क्यों बनाया गया, ऑफ कोर्स बॉम्बे का जितना भी लोड था उसको कम करने के लिए, बॉम्बे के पास में ही। एक है गोवा के पास में बनाया गया, मोरगुआओ, इसके अलावा न्यू मैंगलोर और कोची, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट पोर्ट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, पहले इसको थोड़ा सा सेट कर लें एक बार। ओके, सो होपफुली अब तो आपको दिख रहा होगा पूरा ये। तो ये है हमारे ईस्ट कोस्ट पोर्ट्स, ईस्ट वाले हमारे जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पोर्ट आता है तूतीकोरिन पोर्ट। नाम थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, तमिलनाडु साइड का है तो ऑफ कोर्स वैसा ही। तूतीकोरिन पोर्ट जो है वो तमिलनाडु का पोर्ट है, और ये एक नेचुरल हार्बर है, मतलब नेचुरल हार्बर जैसे अपन ने लगून वाला देखा था वैसा ही कुछ। इसके अंदर ये क्या है, ये हिंटरलैंड, रिच ऑफ हिंटरलैंड्स। हिंटरलैंड क्या होता है, ये एक बार फोटो देखो आपको समझ में आ जाएगा हिंटरलैंड क्या है। एक बार फोटो को अच्छे से गौर करके देखो, मैं पूरी स्क्रीन पे कर देता हूं, ये है हिंटरलैंड। Thus, it has flourishing trade handling to the large variety of cargoes to even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc. और एक तरीके की कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया के अंदर ये क्या करता है, अपना वर्क कर रहा होता है। मतलब इसके पास में काफी बड़ा एक एरिया होता है जिससे नेबरिंग कंट्रीज तक भी अप्रोच कर सकता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ कार्गोज ये हैंडल कर सकता है। कार्गो का मतलब यहां पे सामान है। नेक्स्ट है चेन्नई पोर्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में से एक है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, मतलब एक ऐसा पोर्ट, ये तो नेचुरल पोर्ट है, मतलब जहां जगह बनी हुई है अपने आप से और ये बनाया हुआ है, ठीक है। चेन्नई का पहले मद्रास नाम हुआ करता था, जानते हो आप, तो ये इसलिए भी इनको पहले अपन कहते थे मद्रास पोर्ट, अब चेन्नई पोर्ट है। आर्टिफिशियल पोर्ट है इंडिया का। ये इसकी जो रैंक है वो बॉम्बे के बाद दूसरी है। सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा सामान इसी पोर्ट पर आकर के क्या होता है, उतरता है। जितने भी ट्रेड है या जो भी कार्गोज आ रहे हैं वो सारे के सारे बॉम्बे के बाद चेन्नई के ऊपर आते हैं। फिर है विशाखापट्टनम, कई बार आपसे पूछा गया विशाखापट्टनम पोर्ट को मार्क करो आप मैप में। तो इट इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। सबसे ज्यादा आप ये मान के चलो एक वेल प्रोटेक्टेड, वेल मेंटेन्ड पोर्ट में से एक है। डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट क्या होता है उसके लिए एक बार फोटो देखो, फोटो देख के आपको समझ में आ जाएगा डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट क्या है। फोटोग्राफ में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है, दिस पोर्ट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड एज द आउटलेट फॉर द आयरन ओर एक्सपोर्ट। विशाखापट्टनम, अगर आप ईस्टर्न साइड से बात करें तो आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए यही वो पोर्ट है जो यूज किया जाता है। इसको बनाने का मेन पर्पस भी यही था कि आयरन ओर आप एक्सपोर्ट कर सकें वेस्ट साइड, ईस्ट साइड से, सॉरी। फिर है मारादीप। मारादीप पोर्ट जो है ये पोर्ट उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है। यहां पे इसका स्पेशलाइजेशन है कि ये एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ जो जो चीजें हैं उनमें से आयरन ओर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ही हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जगह पर एक्सपोर्ट करते हैं। उड़ीसा के अंदर आयरन ओर होता है। अब उड़ीसा के अंदर आयरन ओर है, अब उसको आप साउथ में भेजोगे बेचने, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए, तो कितना ज्यादा दिक्कत होगा। तो उड़ीसा से ही उसको क्या करना है, कोशिश की जाती है कि एक्सपोर्ट किया जा सके। कैलकाटा पोर्ट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनलैंड रिवर सिस्टम यहां पे काम करता है। ऑलरेडी हमने जब वाटरवेज पढ़ा था तो वाटरवेज में आपने देखा था रिवर गंगा जो था, रिवर गंगा ने इसको यूज किया था, ठीक है। फिर रिवर गंगा से होते हुए आप कैलकाटा तक जब पहुंचे तो इट्स एक्चुअली इसी को कहा गया कि ये इनलैंड रिवर लाइन पोर्ट है। यहाँ पे रिवर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर पहले क्या करते हैं अपन, पोर्ट्स तक पहुंचाते हैं, रिवर को यूज करते हुए पोर्ट्स तक पहुंचाएंगे, फिर पोर्ट से उसको कहां पर भेज देंगे, आगे बेचने के लिए। इट इज ऑल्सो टाइडल पोर्ट, सो यहां पर रिक्वायर होता है लगातार
जो भी पानी आना चाहिए, टाइडल पोर्ट है, पानी होना चाहिए आगे प्रोसीड करने के लिए, तो रिवर हुगली से हम क्या करते हैं, इसको पानी प्रोसीड करवाते हैं, दिया जाता है। फिर है हल्दिया पोर्ट। अभी अभी जब हमने मैप में देखा था, NH वाले मैप जब अपन पढ़ रहे थे, तो जो फर्स्ट वाला मैप था उसमें हल्दिया के बारे में अपन ने पढ़ा था, गंगा और हल्दिया। देखो एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो फर्स्ट वाले में जब आप देख रहे हो, ये हल्दिया तक रिवर, यहां तक ये कैलकाटा पोर्ट, ये हल्दिया, ठीक है। तो हल्दिया तक जब अपन पहुंच रहे हैं तो उस पोर्ट के बारे में एक बार अपन पढ़ के देखते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर ये पोर्ट सिचुएटेड है और ये डेवलप किया गया है कि कैसे भी कलकत्ता पोर्ट के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर को कम किया जा सके। अ काइंड ऑफ सब्सिडरी पोर्ट इट इज। सब्सिडरी पोर्ट का मतलब ये नहीं तो हम इस पोर्ट को यूज कर सकते हैं। देखो मैप में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल पास पास है कैलकाटा एंड हल्दिया। तो एक तरीके का सब्सिडरी पोर्ट है, कौन सा, हल्दिया, ठीक है। तो कैलकाटा पोर्ट का प्रेशर कम करने के लिए इसको ग्रो किया गया है। एक बार आप मैप पे फोकस करें तो आप देख पाएंगे इस तरह का ये हमारे यहाँ पे सिस्टम है। ये टोटल आपको यहाँ पे 12 पोर्ट दिख रहे होंगे और ये 12 के 12 पोर्ट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए इसको एक बार करने की कोशिश करते हैं। 12 पोर्ट कौन कौन से हैं? ये है आपका कंदिया, इसके अलावा बॉम्बे, फिर इसको हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसके अलावा गोवा के अंदर कौन सा था, बोलो भाई, इट वॉज मोरमुगांव पोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू मैंगलोर, फिर कोचिन, फिर तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, फिर पैरादीप, फिर कैलकाटा और हल्दिया, ठीक है। ये याद रखें, इस तरह के पोर्ट हैं, टोटल लगभग 6 पोर्ट, टोटल 12 पोर्ट है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना। आगे चल करके इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। कौन से वाले, वाटरवेज हो गया, रोडवेज हो गया, इसके अलावा अब एयरवेज की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको थोड़ा सा रिवाइज करो, कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछने की भी कोशिश करो, या पूछ भी लिया करो, एक भी डाउट तुम्हारे नहीं आता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अगर NTSC का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके जितने बच्चे जुड़ेंगे, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी और आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो वी विल स्टार्ट अ फ्री NTSC एग्जाम सीरीज, मतलब NTSC क्वेश्चन हम सीरीज स्टार्ट करेंगे अगर लोग ज़्यादा होते हैं तो। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग कम हैं, तो इतने से के लिए हम थोड़ा सा झिझक रहे हैं कि लोगों का प्रोडक्ट थोड़ा सा, लोग ज़्यादा होते हैं तो वी कैन स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट। बट प्रॉब्लम यह है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो जस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एज वेल एज अपने फ्रेंड्स को बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करो, डाउट पूछो, सो दैट हम स्टार्ट कर सकें हमारा एक और नया सीरीज़ या फिर एक नया प्रोजेक्ट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहें, क्वेश्चन डाउट पूछें, इसके अलावा थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करो हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।